हाँ जी, 17 जनवरी को बीबीसी रिलीज़ करता है एक डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी आपत्तिजनक है कि 17 जनवरी को रिलीज़ होते ही 21 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है इसको पूर्णतः बैन करने से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या था इस डॉक्यूमेंट्री में कि 4 दिन के अंदर-अंदर इंडियन गवर्नमेंट को इसको सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से बैन करना पड़ गया। देखिए ये डॉक्यूमेंट्री थी 2002 के गुजरात दंगों पे बेस्ड। इस डॉक्यूमेंट्री में साफ-साफ नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया गया है 2002 के गुजरात दंगों में। इस डॉक्यूमेंट्री में यूके के उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रो ऑन कैमरा एक्सेप्ट करते पाए गए हैं कि नरेंद्र मोदी वाज ओपनली रिस्पॉन्सिबल इन पुलिंग ऑफ पुलिस इन 2002 राइट। देखिए 2002 के दंगे कैसे भड़के। 70 से ज़्यादा कार सेवक जिंदा जला दिए गए थे ट्रेन में। ऐसा माना जाता है कि ये सभी कार सेवक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जिंदा जलाए गए थे। और जैसे ही इन कार सेवकों का नरसंहार हुआ, जैक स्ट्रो बोलते हैं कि पीएम मोदी ने सारी पुलिस खींच ली थी, यानी कि पुलिस को पीछे हटने को बोल दिया था ताकि हिंदू अब मुस्लिम कम्युनिटी से अपना बदला ले सकें। 2002 के इन दंगों में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें यूके का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम के भी 3 सिटीजन्स थे जिनकी डेथ हुई। और इन्हीं सिटीजन्स की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने अपने कुछ डिप्लोमैट्स इंडिया भेजे थे 2002 में। और इन डिप्लोमैट्स का कहना है कि पीएम मोदी वॉज ओपनली रिस्पॉन्सिबल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज राइट्स। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, 2013 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी थी नरेंद्र मोदी को। अब जब 2013 में उच्चतम न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी थी और उच्चतम न्यायालय का कहना था कि पूर्णतः सबूत ना मिलने की वजह से नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी किया जाता। अब जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिल पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने एक एसआईटी बिठाई थी, एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिल पाए, तो यूके की गवर्नमेंट के पास कहां से इतने क्लियर कट सबूत आ गए। और अगर सबूत आ भी गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिए वो सारे सबूत। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को सबूत दे देते, नरेंद्र मोदी पे कार्रवाई होती, सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी ठहरा देती। तो क्यों सबूत नहीं दिए। और सबूत नहीं भी दिए तो 20 साल बाद यानी कि ऑलमोस्ट 21 साल बाद इस डॉक्यूमेंट्री का क्या तुक बैठता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, एससीओ की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो काफ़ी लोग नहीं चाहते हैं इंडिया की अच्छी छवि बनना पूरे वर्ल्ड में, और इसी छवि को बिगाड़ने के लिए बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करा। बीबीसी एक वेल रेनाउंड मीडिया एजेंसी है और पूरे वर्ल्ड में बीबीसी की न्यूज़ देखी जाती है। ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीबीसी का रियल फेस जानना। बीबीसी जो दिखता है वैसा है नहीं। बीबीसी एक क्लियर कट लेफ्ट बायस्ड यानी कि वामपंथी मीडिया एजेंसी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यूके के खुद की पूर्व मुख्यमंत्री मार्गरेट थैचर का मानना है। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके पार्टी के काफ़ी सारी नेताओं का भी ये मानना है। देखिए बीबीसी एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है यूके की गवर्नमेंट का। कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, ऐसे ही बीबीसी यूके गवर्नमेंट का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। लेकिन थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, बीबीसी नेशनल ब्रॉडकास्टर जरूर है लेकिन नेशनल न्यूज़ एजेंसी नहीं है। यानी कि बीबीसी सोल नेशनल गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती है। बीबीसी एक पब्लिक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और बीबीसी पे कोई कंट्रोल नहीं है यूके की गवर्नमेंट का। काफी बार तो बीबीसी ने यूके की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है। बीबीसी को फंड प्रोवाइड करती है यूके की पब्लिक। यूके से घर घर एक टेलीविजन लाइसेंस फी ली जाती है, जो इस समय आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लाइसेंस फी है 154 यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 रुपए। और इस लाइसेंस फी से बीबीसी को फंड मिलता है और इन टोटल रेवेन्यू होता है बीबीसी का ऑलमोस्ट 4.4 बिलियन पाउंड, ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ रुपए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की काफी सारी मिनिस्ट्री के फंड से भी ज्यादा है। अब इस ही वेल्थ की वजह से बीबीसी अपनी खुद की गवर्नमेंट को भी ओपनली क्रिटिसाइज कर पाता है, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है बीबीसी इस वेल्थ की वजह से। और इसी को देखते हुए 2022 में ऋषि सुनाक बीबीसी के इस रेवेन्यू मॉडल को सस्पेंड कर रखा है 2000 साल में। और यूके गवर्नमेंट का मानना है कि 2027 तक आते आते इस फंड को पूर्णतः कैंसिल कर दिया जाएगा और बीबीसी के रेवेन्यू मॉडल में फेरबदल होगा। इसी की वजह से बीबीसी छटपटाया हुआ है और यूके की गवर्नमेंट को ठेस पहुंचाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है बीबीसी। मैं आपको बता दूं, जो इस समय बीबीसी के चेयरमैन है वो है रिचर्ड शार्प। रिचर्ड शार्प एक फॉर्मर एडवाइजर भी थे ऋषि सुनाक। और जो डायरेक्टर जनरल है बीबीसी के इस समय वो हैं टिम डेविस। टिम डेविस भी ऋषि सुनाक की पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद बीबीसी की कमान संभाली हुई है। अब आप सोच के देखिए, बीबीसी को हेड कर रहे हैं दो राइट विंग नेता, और ऐसे में एक लेफ्ट बायस डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना बीबीसी की, ये भी एक आपत्ति का सवाल है और ये भी थोड़े गड़बड़ का सवाल है। मेरे को ये बात भी हजम नहीं हुई कि जब यूके की पार्लियामेंट में एक पाकिस्तानी एमपी ने, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन किया इंडिया के इंटीग्रिटी पे और पीएम मोदी के इंटीग्रिटी पे, तो उसका रिप्लाई करते हुए ऋषि सुनाक ने बोला हम भी नरसंहार को सपोर्ट नहीं करते हैं और हम इस कैरेक्टराइजेशन से यानी कि पीएम मोदी की इस कैरेक्टराइजेशन से मैं एग्री नहीं करता हूँ।
बहुत लोगों को लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया ऋषि सुनाक ने, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ कमी रह गई इस रिप्लाई में। हालांकि ऋषि सुनाक ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, लेकिन कोई पॉजिटिव कमेंट भी नहीं करा मोदी के सपोर्ट, बिकॉज वो ही खुद कट करे मैं, बिकॉज उन्हीं की नेशनल ब्रॉडकास्टर ने इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया है। मैं आपको बता दूं ये एक पहली डॉक्यूमेंट्री नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिलीज करी है बीबीसी ने। इससे पहले काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, चाहे सीए एनआरसी पे हो, चाहे निर्भया रेप कांड पे हो, चाहे रोहिंग्या मुस्लिम्स पे हो, चाहे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पे हो, काफ़ी सारी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, और बीबीसी ओपनली एक्सेप्ट करता है अपने इस लेफ्ट विंग बायस को। अब ये डॉक्यूमेंट्री तो बैन हुई है 21 जनवरी 2023 को। आज से पहले भी कांग्रेस ने भी काफ़ी बार बीबीसी को पूर्णतः बैन किया है इंडिया से, यानी कि जस्ट एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, पूरी तरीके से बीबीसी भी बैन हुआ है इंडिया से। एक नहीं दो नहीं, कई बार बैन हुआ है बीबीसी। काफ़ी बार ये बैन लिफ्ट हो जाता है, फिर बैन लग जाता है। और बीबीसी की जो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस है, यानी कि चेयरमैन की, डीजी की, टॉप सीईओ की जो पोजीशंस हैं, वो फिल इन होती है MI5 की इंटेलिजेंस, यानी कि रॉ की तरह ही जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है यूके की MI5, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उन्हीं की इस इन्फॉर्मेशन पे बीबीसी चूज करता है कि कौन सीईओ होगा, कौन डीजी होगा, कौन चेयरमैन होगा। यानी कि बीबीसी में गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और बीबीसी इंडिपेंडेंट भी है, और ये दोनों आइडियाज पैरेलली रन होते हैं बीबीसी में। अब देखिए, मैं आप सभी के सामने अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में रिलीज होनी है। इसका एक पार्ट रिलीज हो गया 17 जनवरी को, और दूसरा पार्ट आज रिलीज होना है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जनवरी को। आपको इस डॉक्यूमेंट्री से बरगलाना नहीं है। वेस्ट काफ़ी बार कोशिश करता है इंडिया को नीचा दिखाने की, यूएस ने भी काफ़ी बार कोशिश की है, यूके भी बहुत बार कोशिश करता है। ऐसे में बीबीसी ने जो इंडियन सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, उसकी आपको पूर्णतः निंदा करनी चाहिए और इस डॉक्यूमेंट्री का बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करा, उसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। आपने बैन करके इसको अननेसेसरी पॉपुलैरिटी प्रोवाइड कर दी है। जब ये बैन नहीं हुई थी तो शायद 10 में से 2 लोगों को इसके बारे में पता था। अब ये बैन हो गई है तो अब 10 में से 9 लोगों को इसके बारे में पता है। तो आपने अननेसेसरी अटेंशन गेन करा दी है इस डॉक्यूमेंट्री की। आप इसको अवॉइड कर सकते थे, शायद वो ज़्यादा अच्छा फैसला होता।